नमस्कार दोस्तों, ओमनी संचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हिस्टोरिकल फैक्ट्स। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको इतिहास के विभिन्न ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर जान पाएंगे जो कि शायद आप अभी से पहले जानते नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सभी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जाता है इस तरह के वीडियो, चाहे आप यूपीपीएससी या बीपीएससी या यूपीएससी या किसी भी अन्य परीक्षा जहां ऐतिहासिक तथ्यों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं को देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों, अगर नए हैं तो चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारे चैनल है ओमनी सेंट। साथ ही घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। और वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वन लाइनर, जी हाँ, क्वेश्चन आंसर्स है, यानी कि एक लाइन की वस्तुनिष्ठ सवाल और जवाब यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है। तो पहला प्रश्न दोस्तों हमारा इस तरह से आ रहा है, और ये पहला प्रश्न है कि अंतिम सुंग, क्योंकि सुंग पर मैंने लास्ट वीडियो में मैंने वो दिखाया था कि भाई विराम दिया था, तो वहीं से मैं इसे ले रहा हूँ कि अंतिम सुंग वंश शासक कौन था, यानी कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। इस तरह से भी इसे समझ सकते हैं। देखिए प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से समझना होता है और याद भी करना होता है। सिर्फ देख लेने से कुछ नहीं होगा, उसे याद रखिए, उसको दोहराइए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए उत्तर जानते हैं। देवभूति, अंतिम शुंग शासक देवभूति था। अंतिम शुंग शासक देवभूति था। नेक्स्ट प्रश्न, देवभूति की हत्या उसके अमात्य, जी हाँ अमात्य कण्वी वंश ने, जो कि कण्वी वंश का था, कण्ववंशी ने कर दी तथा 73 ईस्वी पूर्व में नए वंश की स्थापना की। ये कौन सा वंश है? जाहिर सी बात नाम से ही पता चलता है। और ये किसने किया? तो कण्व वंश आया शुंग वंश के बाद। लेकिन जो देवभूति की जो उसने हत्या की, और जो आदि सम्माते ने, उसका नाम वासुदेव, यहाँ वासुदेव था, यानी वासुदेव ने ही देवभूति की हत्या की। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? पहला तो वासुदेव ही हो गया। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? यह अंतिम शासक था, एक ही बात है, सुशर्मा। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। नेक्स्ट है, परिव्राजक वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। परिव्राजक वंश के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? ऐसे समझ सकते हैं। तो सुशर्मा, जी हाँ सुशर्मा, जो कि अंतिम कण्व शासक था, ये परिव्राजक वंश के संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, परिव्राजक वंश के संस्थापक कौन था? सुशर्मा। नेक्स्ट प्रश्न, दक्षिण भारत में आंध्र सातवाहन वंश की, दक्षिण भारत में आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना का श्रेय दिया जाता है सिमुक को। ठीक है, आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना का श्रेय सिमुक को दिया जाता है। सिमुक के विषय में जानकारी प्राप्त होती है नानाघाट अभिलेख से। नानाघाट अभिलेख से सिमुक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और ये इन्होंने आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना किया। नेक्स्ट जो है, सातवाहन शासक जिसने अप्रतिहत चक्र, अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की। ठीक है, धारण की। सातवाहन शासक जिसने अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की, ये है सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम ने अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की, जो कि सातवाहन शासक थे सातकर्णी। नेक्स्ट, उच्चाधिकारियों के भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की, जिसे कुछ विद्वान सामंतवाद के उद्भव का एक प्रमुख कारण भी मानते हैं। यानी उच्च जो कह सकते जो उच्च अधिकारी थे, उसके भरण पोषण के लिए भूमि दे दिया। ठीक है, अनुदान में सब जो है कह सकते हैं कि एक तरह से पैसे के रूप में भूमि दे दिया। तो ये एक तरह सामंतवाद का उदय हुआ, ये बहुत सारे विद्वान ऐसा मानते हैं। तो ये है हर्षवर्धन ने ऐसा किया। किसने किया? हर्षवर्धन ने किया। नेक्स्ट है, काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर प्रबंध लिखने का श्रेय प्राप्त है। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरण, यानी कि ऐसा उपकरण जिसके बारे में सोच तो सकते हैं कि भाई प्लेन उड़ेगा,
लेकिन उड़ेगा कैसे ये नहीं पता है। सोच तो सकते हैं कि भाई बिजली पैदा होगी, लेकिन होगी कैसे ये नहीं पता है। तो ऐसे ही उपकरण उपकरण के बारे में प्रबंध लिखने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ये भोज परमार को है, भोज परमार को ये सा मिला मिला हुआ है। नेक्स्ट है, एक कृषक समुदाय जिसने बंगाल के पाल शासकों के खिलाफ विद्रोह किया था। एक कृषक समुदाय जिसने बंगाल के पाल शासकों के खिलाफ विद्रोह किया था, कौन थे? सोचिए। ये कैवर्त था। कैवर्त कैवर्त जिसने पाल शासकों के खिलाफ विद्रोह किया था, कैवर्त। नेक्स्ट है, 9वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक, जी हाँ, 9वीं से लेकर 13वीं सदी तक गुजरात की राजनीतिक और सामाजिक संरचना को जानने के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। 9वीं से 13वीं सदी तक गुजरात की राजनीतिक और सामाजिक संरचना को जानने के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण स्रोत है, और स्रोत का नाम है लेखा पद्धति। उस स्रोत का नाम है लेखा पद्धति। क्या नाम है? लेखा पद्धति। नेक्स्ट, ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगनी को कहा जाता है। ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगनी को कहा जाता है तारा। जी हाँ, तारा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि वह राज्य जो जैन धर्म मानने वाले और जैन मंदिरों का निर्माण करने वाले धनाढ़ व्यापारियों के लिए विख्यात था। वह राज्य जो कि जैन धर्म मानने वाले, यानी जैन धर्म ज़्यादा मानते थे उस राज्य में, और जैन मंदिरों का निर्माण करने के लिए जो व्यापारी थे, जो धनी व्यापारी थे, विख्यात था। वो कौन सा राज्य था? ठीक है, तो ये है चालुक्य सोलंकी वंश, यानी चालुक्य सोलंकी वंश के जो व्यापारी थे, जो है ना बिजनेसमैन थे, उन्होंने न सिर्फ जैन धर्म माना बल्कि जैन मंदिरों का बहुत सारा निर्माण भी करवाया। अगले प्रश्न में, सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात स्थान, ठीक है, ये स्थान है आप लिखा हुआ, तो आप इस तरह से समझिए इसको। सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात स्थान है मंदसौर, मूल स्थान, कोणार्क और मोढेरा। इसमें आप कोणार्क को सभी लोग जानते होंगे मे बी, ठीक है, लेकिन मंदसौर, मूल स्थान और मोढेरा जो है सूर्य मंदिरों के लिए भी विख्यात है। बताइए कि आपके राज्य में सूर्य मंदिर का कौन सा स्थान फेमस है? क्योंकि सभी राज्यों में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जो है सूर्य के लिए सूर्य देव के लिए, सूर्य मंदिर के लिए स्थान फिक्स है, फेमस है। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक के एक भाग, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ है विनय पिटक का एक बौद्ध ग्रंथ है, उसका एक भाग है दीघ निकाय पर टीका ग्रंथ है। टीका उसे मतलब विनय पिटक का एक भाग है दीघ निकाय, उस पर टीका ग्रंथ है। उस ग्रंथ का नाम है सुमंगल विलासिनी एवं सामंत पाशा सामंत पाशादिका, यानी कि बुद्ध घोषकृत है सुमंगल विलासिनी एवं सामंत पाशादिका। ठीक है, अगला, जी हाँ, अगला पे जो है क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन है, स्मृति ग्रंथों में उल्लेखित आपद्म आ आपाधर्म जो है आपाधर्म आपाधर्म का तात्पर्य है। स्मृति ग्रंथों में उल्लेखित आपाधर्म यानी आपाद धर्म का तात्पर्य क्या है? ये है विपत्ति काल में विभिन्न वर्णों के लिए अनुमत कर्तव्य। विपत्ति काल में यानी कि संकट काल में जो विभिन्न वर्ण थे, उन वर्णों के लिए क्या क्या कर्तव्य है उसके बारे में था उल्लेखित आपाधर्म। आपाधर्म का मतलब होता है आपाधर्म। स्मृति ग्रंथों में ये, यानी स्मृति ग्रंथों का मतलब मनुस्मृति ग्रंथ वाले बात हो जाती है। नेक्स्ट जो है, कायस्थ शब्द का उल्लेख एक नाट्य ग्रंथ में है। एक नाट्य ग्रंथ में है, कायस्थ शब्द का उल्लेख एक नाट्य ग्रंथ में मिलता है। उस ग्रंथ का नाम क्या है? जी हाँ, मुद्रा राक्षस। विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस में
कायस्थ, मुद्रा राक्षस क्या है, एक नाट्य ग्रंथ है और उसमें जो है कायस्थ शब्द का उल्लेख मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है या नहीं, ये तो आज का जो तत्कालीन समय है, लेकिन अगर अपने आप को खोजते हैं लोग, तो कहीं न कहीं इतिहास में किसी न किसी पुराण में, है ना, उपनिषद में या वेद में चर्चा तो होती ही है, क्योंकि कोई भी जो है वर्ण हो या कोई भी सभ्यता हो, कहीं न कहीं अपने आदि से ही शुरू होती है। तो चलिए अगला प्रश्न है, आदिदेव शिव के पंच रूप प्रसिद्ध हैं। आदिदेव शिव के पंच रूप प्रसिद्ध हैं और ये है ईशान, तत्पुरुष, घोर, कामदेव और सद्योजात। ये आदिदेव शिव के पंच रूप प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ये पंच रूप है जिसमें ईशान है, तत्पुरुष है, घोर है, कामदेव है और सद्योजात है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस तरह की बात आप ऐसे भी बहुत कम लोग जानते होंगे, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है और हमारा ये अगला प्रश्न है, ये रहा, वह शासक जिसके दरबार में राजशेखर यानी कर्पूर मंजरी का लेखक, राजशेखर कौन था, कर्पूर मंजरी का लेखक था, रहा करते थे। वो किनके दरबार में रहते थे राजशेखर, तो राजशेखर जो है महेंद्रपाल प्रथम यानी प्रतिहार शासक थे महेंद्रपाल प्रथम, उनके दरबार में राजशेखर रहा करते थे, महेंद्रपाल वर्मन के दरबार में। तो ये भी एक बड़ी बात है, कर्पूर मंजरी के ये लेखक थे और रहते थे राजशेखर के दरबार में। नेक्स्ट है ग्वालियर। जी हाँ, तो ग्वालियर का प्रसिद्ध मंदिर शिखर द्रविड़ शैली का है। ग्वालियर का प्रसिद्ध मंदिर शिखर द्रविड़ शैली का है। ग्वालियर का प्रसिद्ध मंदिर शिखर द्रविड़ शैली का है और यह मंदिर है तेली का मंदिर। ग्वालियर का प्रसिद्ध मंदिर शिखर द्रविड़ शैली का है और ये इस मंदिर का नाम है तेली का मंदिर। कश्मीर में परिहासपुर नगर की स्थापना का श्रेय जाता है। कश्मीर में परिहासपुर नगर की स्थापना का श्रेय जाता है ललितादित्य मुक्तापीड़ को कश्मीर में परिहासपुर नगर की स्थापना का श्रेय जाता है। कश्मीर में परिहासपुर नगर की स्थापना का श्रेय ललितादित्य मुक्तापीड़ को जाता है। नेक्स्ट है दास प्रथा के संबंध में सर्वाधिक विस्तृत विवरण देने वाला स्मृतिकार है। दास प्रथा के संबंध में सबसे अधिक विस्तृत विवरण देने वाला स्मृतिकार है नारद। जी हाँ, नारद जो है भगवान जिनको लोग कहते हैं वो भगवान है, ये इनमें अंतर ही होगा, जाहिर सी बात है। तो ये स्मृतिकार है। 15 प्रकार के दासों का विवरण इसमें दिया गया है। 15 प्रकार के दासों का विवरण दिया है इन्होंने, स्मृतिकार जो है दास प्रथा के संबंध में। अगला जो है दोस्तों, तो प्रश्न है ये कि वह स्मृति लेखक जिसने पैतृक संपत्ति में पुत्र का जन्मना अधिकार यानी जन्म से ही अधिकार माना है। वह स्मृति लेखक जिसने पैतृक संपत्ति में पुत्र का जन्मना अधिकार माना है, तो ये याज्ञवल्क्य थे। याज्ञवल्क्य ने माना है। किसने माना है? याज्ञवल्क्य ने माना है। नेक्स्ट, निरालंबा सरस्वती यानी सरस्वती अब निराश्रयी हो गई है। निरालंबा सरस्वती का मतलब सरस्वती अब निराश्रयी हो गई है, जिसकी मृत्यु पर यह शोकाभिव्यक्ति की गई थी। ये भोज परमार की है। ठीक है, भोज परमार की है निरालंबा सरस्वती। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा यह है कि पल्लवों के प्रारंभिक ताम्रदान लेख की भाषा। पल्लव के प्रारंभिक जो शुरुआती जो ताम्रदान लेख थे वो किस भाषा के हैं? तो देखिए, ये जो है संस्कृत भाषा में पल्लव या अपने ताम्रदान लेख जो है संस्कृत में लिखा करते थे। देखिए ऊपर है निरालंबा सरस्वती, जिसकी मृत्यु पर ये व्यक्ति कोई होंगे
इसकी मृत्यु पर यह शोकाभिव्यक्ति की गई थी। ये भोज परिमार ने की थी। ठीक है, सरस्वती अब निराश्रय हो गई है, ऐसा जो है अभिव्यक्ति शोक में अभिव्यक्ति इन्होंने किया था। नेक्स्ट तो ये है दोस्तों, और एक ये तो है पैतृक संपत्ति में पुत्र का जन्मनाधिकार है, याज्ञवल्क्य ने किया था, मतलब लिखा था, अधिकार माना है। याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिताक्षरा टीका को, याज्ञवल्क्य की स्मृति का मिताक्षरा टीका जो कि हिंदू विधि का प्रमुख स्रोत है या स्रोत है, लेखक है, फिर समझिए, मिताक्षरा, जी हाँ, याज्ञवल्क्य की स्मृति का मिताक्षरा टीका जो हिंदू विधि का प्रमुख स्रोत है। हिंदू विधि का, हिंदू के कानून का जो कह सकते हैं प्रमुख स्रोत है, कौन सा? याज्ञवल्क्य का मिताक्षरा टीका। और लेखक है विज्ञानेश्वर, यानी कि कह सकते हैं कि हिंदू रीति रिवाज, हिंदू कानून का जो है अगर प्रमुख स्रोत है वो मिताक्षरा टीका है, जो कि याज्ञवल्क्य की स्मृति का है। अगला है तो कि वह अभिलेख जिसमें स्कंद के राज्यकाल में हूनों के आक्रमण का उल्लेख है। वह अभिलेख जिसमें स्कंद के राज्यकाल में हूनों के आक्रमण का उल्लेख है, वह है जूनागढ़ अभिलेख। जी हाँ दोस्तों, जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट है प्रयोग विस्तार की दृष्टि से चोल अभिलेख की लिपियां मिलती है। प्रयोग विस्तार की दृष्टि से चोल अभिलेख की लिपियां मिलती हैं, और ये है तमिल, संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़। प्रयोग विस्तार की दृष्टि से चोल अभिलेख की लिपियां मिलती है तमिल, संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़। नेक्स्ट है परवर्ती गुप्त काल में मुद्रा अथवा सिक्कों की कमी से अनुमान लगाया जा सकता है। यानी कि बाद के काल में, गुप्त काल का जो अंतिम चरण वाला बात हो सकता है परवर्ती, तो उसमें मुद्रा की या सिक्कों की कमी का क्या अनुमान लगाया जा सकता है? यानी कि व्यापार में जो है ह्रास हुआ, व्यापार जो है नुकसान में चला गया, इस वजह से यानी कि सिक्कों की कमी हुई। नेक्स्ट, प्रारंभिक मध्य युग में भूदान व्यवस्था का अस्तित्व नहीं था। ठीक है, नहीं था, ये पंजाब में नहीं था। ठीक है, पंजाब में नहीं था। प्रारंभिक मध्य युग में भूदान व्यवस्था का अस्तित्व नहीं था, ये पंजाब में ऐसा नहीं था। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर सभी परीक्षाओं के लिए सबसे उपयोगी हो सकता है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, है ना। और नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाइए आने वाली वीडियो के लिए, और वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।